बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, हमने एफवाई बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ ओलिगोपोली की जर्नी जो है वो हमने स्टार्ट की है बच्चों। अब इस ओलिगोपोली में हमने फर्स्ट सेशन में देखा था कि ओलिगोपोली फर्म क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं। दो मैंने ये डिटेल में नहीं लिया था क्योंकि यही ओलिगोपोली जो है उसके फीचर्स हमने 12th में फॉर्म्स ऑफ मार्केट में किया था बच्चों। तो अगर डिटेल में चाहिए तो आप 12th के प्लेलिस्ट में से वो फॉर्म्स ऑफ मार्केट में आप जाके और टाइम फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली बच्चों आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली शॉर्ट नोट में भी आता है। तो इसके लिए मैंने इन शॉर्ट वहाँ पे एक्सप्लेन किया था फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि हमारा मेन मकसद था उस ओलिगोपोली मार्केट में इक्विलिब्रियम पोजीशन एक प्रोड्यूसर, एक ओलिगोपोलिस्ट कैसे एंजॉय करता है वो आपको सिखाना। तो वो भी हमने समझ लिया कि किस तरह से ओलिगोपोली जो है वो विद द हेल्प ऑफ किंक डिमांड कर्व, किंक यानी एक टर्न, एक बेंड, एक ट्विस्ट जो है जो हमारे इस मार्केट में बिकॉज ऑफ इनडिटर्मिनेटनेस की वजह से, यानी यहाँ पे प्रोड्यूसर का बिहेवियर इनडिटर्मिनेट है विच कैन नॉट बी प्रिडिक्ट वेरी इजीली। हम उनको गेस नहीं कर पाते हैं कि सामने वाला राइवल फर्म कैसा मूव लेगा। तो ऐसे बिहेवियर को हमारे पॉल स्विजी ने और हॉल और हिच के इकोनॉमिस्ट ने हमें बहुत ही सिस्टमैटिक थियरी समझाया कि हमारे इकोनॉमी में जब इकोनॉमी में एक बहुत ही टफ सिचुएशन, एक टफ कंपटीशन को फेस करते हैं, क्योंकि हैं तो फ्यू, यानी मोर देन 2 लेस देन 10 है तो फ्यू, लेकिन दे आर लार्ज इंडस्ट्रीज़, वो बड़े इंडस्ट्रीज़ रहते हैं जिनका पूरा इकोनॉमी में जो कंट्रोल रहता है, पोजीशन रहता है, काफ़ी स्ट्रांग रहता है। तो ऐसे ओलिगोपोलिस्ट मार्केट के बीच में इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो भी विद द हेल्प ऑफ किंक डिमांड कर्व, जो दो सेगमेंट से बना हुआ था, एक रिलेटिवली इलास्टिक और एक रिलेटिवली इनइलास्टिक। तो हमने कैसे उस सिचुएशन में प्राइस को डिसाइड किया, क्वांटिटी को फिक्स किया, और जहाँ पे किंक आ रहा है हमें वहाँ पे डिसकंटिन्यू पोर्शन हमें मिला, जिसमें हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि अगर मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती भी है तो भी प्राइस पे कोई इफ़ेक्ट होने वाला नहीं है। तो हमने कहा प्राइस रिजिडिटी, प्राइस वॉर, क्योंकि इस मार्केट में प्राइस हमेशा फिक्स रहती है, हमेशा स्टक रहती है। ओके बच्चों, तो ये हमने फर्स्ट पार्ट में किया, आज थोड़ा पॉलिश कर दिया। आज हम सीखेंगे कि इस मार्केट में, ओलिगोपोली मार्केट में, हमने देखा जनरली 2 टाइप्स के ओलिगोपोली मार्केट हमें दिखाई देते हैं। एक होता है नॉन कोल्यूसिव, क्योंकि नॉन कोल्यूसिव में हर एक प्रोड्यूसर, ओलिगोपोलिस्ट एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट बिहेव करता है। हाँ, जबकि सामने वाले राइवल्स और कॉम्पिटिटर में नज़र ज़रूर रखता है कि वो क्या मूव लेगा। अगर उसने प्राइस चेंज किया तो वो भी अपनी प्राइस चेंज करेगा, उसने एडवर्टाइजिंग और सेलिंग कॉस्ट में कुछ फ्लक्चुएशंस लाया है तो सेम मूव ये भी लेने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे टफ कंपटीशन है। उसी कंपटीशन में जब हर एक प्रोड्यूसर इंडिविजुअली अपने प्राइस और आउटपुट पॉलिसी को डिटरमाइन करता है तो वो नॉन कोल्यूसिव है। लेकिन समटाइम कुछ प्रोड्यूसर, कुछ ओलिगोपोलिस्ट ऐसे सोचते हैं कि इतना टफ कंपटीशन का स्ट्रेस क्यों लेना, इसकी वजह से हमारा जो मार्केट का शेयर है वो रिड्यूस हो रहा है, तो क्यों नहीं हम इस रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ को गायब कर दें और कोल्यूसिव ओलिगोपोली जो है वो बना लें। कोल्यूसिव जब ओलिगोपोली होती है तो उसमें सब रिसोर्सेज कोल्यूड होते हैं, उसमें हम मर्जर कहते हैं, उसको हम कार्टेल कहते हैं। तो इस मार्केट में कार्टेल भी बनता है जिसमें फ्यू जो बिजनेसमैन हैं, ओलिगोपोलिस्ट हैं, वो अपने रिसोर्सेज को मर्ज कर लेते हैं। लेकिन अभी ये जो जब कार्टेल बनता है तो कार्टेल भी 2 टाइप का रहता है, जो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है जब इस ओलिगोपोली मार्केट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो एक्चुअली हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं, इस ओलिगोपोली मार्केट में जब कार्टेल बनता है तो उसके टाइप्स क्या हैं, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, किस तरह से हम उस डायग्राम के थ्रू हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये भी हमारे एफवाई बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है कभी कभी, कि एक्सप्लेन द रीजंस फॉर फ्रेमिंग द सेंट्रलाइज्ड कार्टेल। देखो ये क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में आता है और ये वर्डिंग हम यूज़ भी करेंगे बच्चों
कि सेंट्रलाइज कार्टेल बनाने के पीछे क्या रीजंस हैं, या व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ कार्टेल, कार्टेल के इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये भी जनरली आता है, या व्हाट आर द रीजंस फॉर फ्रेमिंग द कोल्यूसिव ओलिगोपोली, क्यों हम बनाते हैं, या कभी कभी ऐसा रहेगा दे विल गिव यू अ शॉर्ट नोट, एक शॉर्ट नोट देंगे, जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर द ओलिगोपोली फॉर्म या अंडर द कोल्यूसिव ओलिगोपोली। कैसे भी सवाल दे, आपका क्वेश्चन वही है जो सिर्फ उन्होंने क्या किया, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग अंदाज में आपसे पूछा। और आज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ईजी है और बहुत ईजिली हम समझ भी लेंगे डिस्कस करते करते, इतना आसान है क्योंकि ये सराउंडिंग में आप देखोगे बच्चों। और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ईजी हमारे डिस्कशन के बाद बनने वाला है, बिकॉज यू नो दैट ऑलवेज कि सिंप्लिसिटी इज़ अवर मेन मोटो। नाउ जब हम देखते हैं एक कार्टेल, तो बच्चों पहले तो ये देखें कार्टेल होता क्या है। अब जब हम कार्टेल की बात करते हैं तो कार्टेल एक एग्रीमेंट है जिसमें 2 या 3 बिजनेसमैन, 4 बिजनेसमैन, जितने भी उनकी मर्जी हो, जिनका आपस में काफ़ी निगोशिएशन अच्छा हो, टर्म्स एंड कंडीशन पे वो एग्री हुए हों, तो ये एक एग्रीमेंट है अमंग द कॉम्पिटिंग फर्म, जो आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं उनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। अब ये एग्रीमेंट जो है वो रिटन फॉर्म में भी हो सकती है, ध्यान देना बच्चों, ये जो एग्रीमेंट है वो रिटन फॉर्म में होती हैं, जिसमें जितने भी नॉर्म्स होते हैं, जितने भी पॉइंट्स होते हैं, वो हर चीज़ को वो लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आपका प्राइसिंग क्या होगा, आपका आउटपुट कैसे किसको शेयर किया जाएगा, या सपोज़ अगर वो मार्केट शेयरिंग है तो मार्केट शेयरिंग में किसको क्या जोग्राफिकल लोकेलिटी दी जाएगी, या जोनल कार्टेल कभी कभी किया जाता है, कभी कभी सिंडिकेट कार्टेल कभी कभी दिखाई देता है, कभी कभी हम देखते हैं कि कोटा वो फिक्स करके दे देते हैं, तो अलग अलग कार्टेल्स हैं। तो इस तरह से इस मार्केट में जब कार्टेल बनता है तो वो एक एग्रीमेंट होती है अमंग ऑल द कॉम्पिटिंग फर्म टू कोल्यूड, यानी उन्हें आपस में कोल्यूड करना है, मिलके काम करना है, वर्क टुगेदर, एक साथ मिलके काम करेंगे ताकि रिस्क, अनसर्टनिटी, पूरा जो टेंशन है उनका कि उनका मार्केट उन सब बिजनेसमैन में बट रहा है, वो क्या करते हैं अपने पूरे रिसोर्सेज को मिक्स करके एक बहुत बड़ा जो है वो बिजनेस एम्पायर को सेटअप कर देते हैं। यानी ओलिगोपोली मार्केट में मोनोपोली सिचुएशन क्रिएट करते हैं। देखो ये भी एक अंदाज रहता है, इससे क्या है कस्टमर्स को फिर कोई चॉइस ही नहीं रहेगा, एनी हाउ दे विल बाय फ्रॉम देम, तो इससे उनका प्रॉफिट का जो लेवल है वो मैक्सिमाइज होने लगता है बिकॉज ऑफ कोल्यूशन। तो इसके लिए कॉम्पिटिंग फर्म जो है वो कोल्यूड होने लगती हैं इन ऑर्डर टू गेन द हायर प्रॉफिट्स। ओके बच्चों, तो पहले इंट्रोडक्शन लिखना है कि ये जो हमारा कार्टेल है, ये कोल्यूशन है, क्यों बनता है, पहले इंट्रोडक्शन में हमें बताना है। हम क्या बताते हैं, 2-3 लाइन में इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि टू अवॉइड द अनसर्टेनिटी अराइजिंग आउट ऑफ इंटरडिपेंडेंस, क्योंकि एक दूसरे पे हर एक कॉम्पिटिटर, राइवल जो है वो डिपेंडेंट है कि सामने वाला क्या मूव ले रहा है, सिमिलर मूव जो है वो मैं लूँगा। जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर वो प्राइस को बढ़ा रहा है तो दे आर वेरी स्मार्ट, अदर बिजनेसमैन आर वेरी स्मार्ट, वो प्राइस को नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि प्राइस को बढ़ाएंगे तो कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट को छोड़ के किसी और के पास चले जाएंगे। तो प्राइस बढ़ाना यानी डिमांड कम होना, तो कोई भी बिजनेसमैन इस तरह का डिसीजन नहीं लेगा। तो अगर सपोज किसी एक ओलिगोपोलिस्ट ने प्राइस बढ़ाया तो अदर विल नॉट टेक द सेम मूव, वो वैसा मूव नहीं लेंगे। लेकिन हाँ, उसका रिवर्स कंडीशन सोचो बच्चों, अगर किसी प्रोड्यूसर ने, ओलिगोपोलिस्ट ने प्राइस कम किया, अब यहाँ पे फियर फैक्टर है बच्चों, अब वो क्या करेंगे, उसने प्राइस कम किया तो हमारे कस्टमर्स का उनकी तरफ डाइवर्ट होना चांस बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग भी क्या करेंगे, प्राइस को कम कर देते हैं। तो यहाँ उन्होंने जो है वो डिसीजन वैसा लिया क्योंकि उसमें अपना फ़ायदा है। तो हमेशा हर बिजनेसमैन अपने फ़ायदे की ही बात सोचता है। यही ट्रिक्स जो हैं, टैक्टिक्स जो हैं, वो इस ओलिगोपोली मार्केट में हम यूज़ करते हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन कि टू अवॉइड द अनसर्टेनिटी या रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड टू अवॉइड प्राइस का वॉर एंड द कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, फर्म्स में हैव कोल्यूसिव ओलिगोपोली बाय फ्रेमिंग एंड कार्टेल। फिर वो लोग क्या करते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स को रिमूव करना है, इसके लिए वो हमेशा डिसीजन लेते हैं कि चलो आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं, एक कार्टेल बना लेते हैं, तो पूरा का पूरा प्रॉब्लम, स्ट्रेस, झंझट पूरा ख़त्म, तो कार्टेल बना लेते हैं। नाउ
जब हम कार्टेल की बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा डेफिनेशन, कार्टेल क्या है? कार्टेल इज एन एग्रीमेंट अमंग द कॉम्पिटिंग फर्म, एक एग्रीमेंट रहता है टू कोल्यूड इन ऑर्डर टू गेन द हायर प्रॉफिट्स। वो ज़्यादा प्रॉफिट को एंजॉय करना चाहते हैं, इसके लिए कार्टेल बनाते हैं। अब जब इस तरह से नेगोशिएशन होता है तो पहले दे विल अपॉइंट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कहते हैं, जिसे वो सेंट्रल बोर्ड भी कह सकते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है उसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी भी कहते हैं। एनी हाउ, एक सेंट्रल अथॉरिटी रहता है, एक सेंट्रल बोर्ड रहता है, जिसको कार्टेल पूरा का पूरा पावर हैंड ओवर कर देता है टू टेक ऑल द डिसीजन फॉर द इंडस्ट्री। जितने भी 4-5 फर्म्स जो हैं उन्होंने अपने आप को कोल्यूट किया है, मर्ज किया है, ज्वाइन किया है, सिंडिकेट किया है, तो वो लोग क्या हो गए? जब फर्म्स आपस में मिलती हैं तो क्या बनती है? इंडस्ट्री। अब उन्होंने अपॉइंट किया एक सेंट्रल अथॉरिटी को, उन्होंने एक सेंट्रल अथॉरिटी बोर्ड को अपॉइंट किया। अब उस बोर्ड को पूरा का पूरा पावर होता है कि दे विल डिसाइड इट कि क्वांटिटी क्या होगी, फिर उसकी प्राइस उस मार्केट में क्या होगी। अच्छा, वो जो आपका क्वांटिटी होगा वो अमंग द डिफरेंट फर्म्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, पूरा डिसीजन, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमेशा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को हैंड ओवर किया जाता है। ओके बच्चों, अच्छा अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कोल्यूसिव ओलिगोपोली। जब हमारे इस ओलिगोपोली मार्केट में कोल्यूजन होता है तो उसमें कौन से टाइप दिखते हैं? 2 टाइप। एक होता है सेंट्रलाइज्ड कार्टेल। सेंट्रलाइज्ड कार्टेल जिसको हम कहते हैं परफेक्ट कार्टेल, ये एक परफेक्ट कार्टेल होता है। सेंट्रलाइज्ड जिसमें हमने कहा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या सेंट्रल बोर्ड करके हमने उसको अपॉइंट किया, जिसको हमने पूरा पावर दे दिया कि यू कैन टेक ऑल द डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द फर्म्स। और इसमें स्पेशली जो रहता है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो इंजॉय करती है इकोनॉमीज़ ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, वो प्राइस लीडरशिप की पोजीशन भी इंजॉय करता है बच्चों। अब प्राइस लीडरशिप जो है वो मोस्टली सेंट्रलाइज कार्टेल में भी दिखाई देता है। प्राइस लीडरशिप से रिलेटेड हमारा 3rd पार्ट, इसका आखिरी पार्ट लीडरशिप में, वो भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस लीडरशिप, ये क्या होता है। ये स्पेशली मार्केट शेयरिंग कार्टेल का एक हिस्सा भी होता है बच्चों। अच्छा, सेंट्रलाइज कार्टेल जिसको हमने क्या कहा बच्चों? परफेक्ट कार्टेल। इस परफेक्ट कार्टेल में हम क्या देखते हैं कि हियर कार्टेल डिसाइड द प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, एलोकेट द आउटपुट, फिर वो जो पूरा आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है या बोर्ड है वो क्या करेगी? एलोकेट करेगी यानी डिस्ट्रीब्यूट करेगी पूरा का पूरा आउटपुट जो उन्होंने डिसाइड किया कि दिस मच क्वांटिटी विल बी प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द फर्म्स इन इंडस्ट्री। उन्हें पता है कि मार्केट की क्या डिमांड है। पहले तो ये उन्हें मार्केट का जो डिमांड का है उनकी पोजीशन उन्हें पता रहती है इंडस्ट्री को कि कितना डिमांड रहेगा। फिर अकॉर्डिंग टू दैट क्वांटिटी डिसाइड कर लेते हैं, आउटपुट डिसाइड कर लेते हैं। फिर वो क्वांटिटी को कैसे अपने मेंबर फर्म्स में डिसाइड करके देना है, डिस्ट्रीब्यूट करके देना है, ये भी सेंट्रलाइज कार्टेल का काम रहता है। एंड आल्सो डिटरमाइन द नॉर्म्स, नॉर्म्स यानी रूल्स ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग। फिर वो प्रॉफिट को ज्वाइन कर लेते हैं और वो हम डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे कि कुछ फर्म्स रहते हैं, अब हर फर्म का कॉस्ट का डिफरेंट रहता है। किसी का कॉस्ट अगर ज़्यादा है तो प्रॉफिट कम अर्न करता है, किसी का कॉस्ट कम है तो प्रॉफिट ज़्यादा आता है। लेकिन इंडस्ट्री क्या करती है? पूरा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज़ कर लेती है, कंबाइन कर लेती है और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट करती है अमंग ऑल द फर्म्स। तो पूरा का पूरा अथॉरिटी जो है इट विल टोटली गिवन टू द इंडस्ट्री, यानी उससे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को दिया जाता है। तो पहला है सेंट्रलाइज कार्टेल। इस सेंट्रलाइज कार्टेल को हमने दूसरा नाम क्या दिया बच्चों? परफेक्ट कार्टेल। ये जो कार्टेल है वो डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, प्लस कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया जाएगा, उस प्रोडक्ट को कैसे एलोकेट किया जाएगा अमंग ऑल द फर्म्स, और उसके साथ साथ नॉर्म्स फॉर द प्रॉफिट शेयरिंग। ओके बच्चों, अच्छा दूसरा इसका कोल्यूजन का जो पैटर्न फॉलो किया जाता है वो ये है मार्केट शेयरिंग कार्टेल। अब ये भी कोल्यूजन का एक कार्टेल जो है, यानी एक
डिफरेंट मेथड जो है मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, कभी कभी डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। इसमें जैसे अभी हमें पता है कि ओलिगोपोली में क्या है, नॉन प्राइस कंपटीशन। ओके बच्चों, अब इस नॉन प्राइस कंपटीशन, हम इसको नॉन प्राइस क्यों बोलते हैं बच्चों? हमने फर्स्ट पार्ट में देखा है कि प्राइस इज रिजिड, प्राइस तो फिक्स है, क्वांटिटी भी फिक्स है। अगर कॉस्ट बढ़ती भी है तो भी प्रोड्यूसर कैन नॉट चेंज द क्वांटिटी, कैन नॉट चेंज द प्राइस। तो प्राइस की रिजिडिटी तो हमें इस मार्केट में है, एनी हाउ वी हैव टू सेटिस्फाइड इट। लेकिन हाँ, कभी कभी हम लोग क्या देखते हैं इस कार्टेल में, कभी कभी हम देखते हैं कि देयर आर कार्टेल फॉर्म्ड सम सीक्रेटली, सीक्रेट में भी कुछ कार्टेल्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। लेकिन ये मे और मे नॉट बी इन राइटिंग, राइटिंग में नहीं होते। ये जो कार्टेल्स रहते हैं ना, जब सीक्रेटली बनते हैं तो ये थोड़े डेंजर रहते हैं, मोस्ट हार्मफुल रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एंटी कंपटीशन बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, यानी हार्मफुल प्रैक्टिसेस हैं। इसमें क्या है, जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ सीक्रेट डिस्काउंट्स दे दिया, कमीशन दे दिया, तो वो क्या करेगा, आपका ही प्रोडक्ट जो है वो बेचने की कोशिश करेगा। बहुत सी जगह पे हम लोग देखते हैं कि इस तरह की जब सीक्रेट डिस्काउंट्स, कमीशन जब उनको दी जाती है तो दे विल प्रेफर एंड दे विल ट्राई टू सेल दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओनली। तो कभी कभी ऐसे सीक्रेट जो हैं जो कार्टेल हैं वो भी बनाने की कोशिश की जाती है। और ऐसे सीक्रेट कार्टेल्स कभी कभी हमें रोड ट्रांसपोर्ट में, या हम लोग देखते हैं सम टाइम बिजनेसेस में, जैसे टेक्सटाइल का बिजनेस है या फूड प्रोडक्ट्स रहते हैं, वहाँ पे दिखाई देते हैं। लेकिन ये हार्मफुल होते हैं, ज़्यादातर कोशिश की जाती है, इससे बेटर ये रहता है कि मार्केट शेयरिंग किया जाए। क्योंकि अगर ऐसे सीक्रेट्स जब ओपन होते हैं तो अननेसेसरी जो आपकी आम मार्केट में प्रोड्यूसर्स हैं उनकी कंपटीशन जो है वो अफेक्टेड होती है, और फिर उसमें क्या होता है, हेल्दी कंपटीशन जो है वो कट थ्रोट कंपटीशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, उसमें इस नॉन प्राइस कंपटीशन की वजह से यहाँ पे वो प्रेफर करते हैं मार्केट शेयरिंग कार्टेल। अब जब मार्केट शेयरिंग कार्टेल होता है तो इसमें क्या करते हैं, कभी कभी वो अलग अलग जोनल कार्टेल बना लेते हैं, हर जोन को वो डिवाइड कर लेते हैं, या फिर वो क्या कर देते हैं, यहाँ पे कोटा फिक्स कर देते हैं। भाई ये इतना पर्टिकुलर जो कोटा है या इतना आउटपुट जो है दैट पर्टिकुलर बिजनेसमैन जो है उसको दिया जाएगा, तो वो कोटा उन्होंने फिक्स कर दिया। कभी कभी सिंडिकेट कार्टेल रहता है जिसके नाम्स वो अलग अलग बना लेते हैं। तो इस तरह से मार्केट शेयरिंग कार्टेल रहता है। और कभी कभी क्या, उन्होंने पर्टिकुलर मार्केट जो है वो पर्टिकुलर बिजनेसमैन को दे दिया, भाई इस मार्केट में आपके ही प्रोडक्ट सेल होंगे, इस मार्केट में इन पर्टिकुलर नेक्स्ट जो प्रोड्यूसर है उसका प्रोडक्ट जो है वो सेल होगा। तो इससे क्या होता है, एक हेल्दी कंपटीशन होती है, कार्टेल बनता है, लेकिन यहाँ पे हर प्रोड्यूसर, हर जो एक ओलिगोपोलिस्ट है उसको कहीं ना कहीं अपने उस स्पेशलिटी की वजह से, अपने फीचर्स की वजह से बेनिफिट्स तो ज़रूर मिलते हैं बच्चों। तो आपका मार्केट शेयरिंग कार्टेल में क्या होता है, हेयर ईच मेंबर गेट द एक्सक्लूसिव राइट्स, उनको स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं टू ऑपरेट इन द पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया। कभी उनको जोन दे दिया, कभी उनको मार्केट लोकेलिटी उनको दिया गया, कभी उनका कोटा फिक्स करके उनको दिया गया। तो इस तरह से मार्केट शेयरिंग भी रहता है। ओके बच्चों, ना आज के क्वेश्चन में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशली जो हम इस ओलिगोपोली मार्केट में देखते हैं, वो है ये सेंट्रलाइज कार्टेल, दैट इज़ परफेक्ट कार्टेल। अब हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं कि जब आपके मार्केट में एक परफेक्ट सेंट्रल कोल्यूजन होता है, जब ओलिगोपोलिस्ट आपस में कोल्यूड होते हैं, तो उनका मेन रीज़न क्या होता है, उनका मेन रीज़न होता है टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। क्योंकि बिजनेसमैन का अल्टीमेट एम तो यही होता है कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस करे, ज़्यादा सेल करे और फाइनली वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लेकिन जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ध्यान देना, जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर सेंट्रलाइज कार्टेल जो हमें दिखाई देता है। अब जब ये हम चीज़ें देखते हैं तो जैसे मैंने क्या कहा कि वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी, कुछ भी कह सकते हो बच्चों, वो उनको अपॉइंट किया जाता है अंडर द परफेक्ट कार्टेल, जो पूरा डिसीजन लेता है, सब डिसीजन कि प्राइस क्या होगा, आपका आउटपुट कितना प्रोडक्शन होगा, उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा, जितना भी आपका प्रॉफिट होगा वो कैसे एलोकेट होगा, ईच एंड एवरीथिंग
वो ले लेता है पूरा अपने पावर में। तो इस तरह से जब जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किया जाता है तो उसके अजम्पशन क्या है बच्चों? अब उसके अजम्पशन भी बहुत आसान है। अब एक्चुअली तो जब हम ओलिगोपोलिस्ट में हम जॉइंट कार्टेल देखते हैं तो उसमें 4-5 फर्म्स जो हैं कभी अपने रिसोर्सेज मिक्स करती हैं, कभी 3-4 फर्म्स होते हैं वो अपने रिसोर्सेज, डिपेंड करता है कि वो किस तरह का मूव लेते हैं। लेकिन जब हम अब स्टडी करते हैं तो हम अपने टॉपिक को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि बच्चे आराम से लिख पाएँ। तो इसके लिए हम क्या दिखाएंगे, हम अपने टॉपिक को सिंपल करने के लिए हम लेते हैं देयर आर 2 फर्म्स, ताकि उन दोनों फर्म्स का जो बिहेवियर है वो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम सिखा सके बच्चों। तो हम अज्यूम करते हैं देयर आर 2 फर्म्स, 2 ही फर्म्स हैं, 2 फर्म हैं, फर्म ए और फर्म बी, 2 फर्म बच्चों, फर्म ए और फर्म बी। दूसरा है बोथ आर प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट, दोनों सेम प्रोडक्ट जो है वो बना रहे हैं। अच्छा, जब हम स्पेशली देखते हैं कि जब आपस में वो लोग कोल्यूजन करते हैं तो एक चीज़ और मैं बच्चों बता दूं कि कार्टेल्स जो रहते हैं कभी कभी क्या रहते हैं, ओवरट यानी एक्सप्लिसिट कार्टेल। जब हम एक्सप्लिसिट कार्टेल कहते हैं तो एक्सप्लिसिट कार्टेल का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ओपेक, यानी ऑयल प्रोड्यूसिंग इन एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। उनका प्रोडक्ट क्या है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है। उन्होंने आपस में मिलके एक ग्रुप बना दिया है और वो पूरे टर्म्स एंड ट्रेड जितने भी मार्केट के रहते हैं, वर्ल्ड मार्केट के, दे आर डिसाइडिंग जॉइंटली, वो डिसाइड करते हैं। तो ये क्या एक्सप्लिसिट कार्टेल रहता है। और कभी कभी क्या होता है, टैक्सिट जो कार्टेल रहता है जिसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट कार्टेल। अब इम्प्लिसिट कार्टेल में कभी कभी ये हमें दिखाई देता है प्राइस लीडरशिप, जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है, आपने कभी कभी हिडन किसी को सीक्रेट जो है वो किसी के साथ कार्टेल बना लिया कि आप अपने मॉल में, आप अपने मल्टीप्लेक्स में मेरे ही प्रोडक्ट को रखो, तो उसके लिए जो मेरा कमीशन होगा वो दूसरे प्रोड्यूसर से मैं आपको ज़्यादा दे दूँगा। अब ऐसा क्या हो गया, उसने कोई एग्रीमेंट नहीं किया बाहर से, लेकिन उसको हिडन सीक्रेटली जो है उनके साथ जो है वो टर्म्स डिसाइड कर लिए, और जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर जो और डिस्ट्रीब्यूटर है उसने उसी प्रोड्यूसर, उसी ओलिगोपोलिस्ट के प्रोडक्ट जो है वो वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। तो ऐसे होता है। तो इसके लिए कभी कभी हम देखते हैं कि इम्प्लिसिट कार्टेल भी हमें दिखाई देता है, यानी टैक्सिट, जिसमें हम प्राइस लीडरशिप थर्ड पार्ट में हम बच्चों करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो बोथ आर प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट, यहाँ पे फर्म ए हो या फर्म बी हो, दोनों का प्रोडक्ट सेम है। थर्ड है कॉस्ट कर्व ऑफ बोथ द फर्म इज डिफरेंट। भाई दोनों का कॉस्ट कर्व अलग अलग होगा, हर एक का प्रोडक्ट करने का, प्रोड्यूस करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है, इसके लिए कॉस्ट दोनों का अलग है। भाई सपोज जो फर्म ए है उसका लो कॉस्ट है, लेकिन फर्म बी जो है उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, तो दोनों के कॉस्ट में डिफरेंस है। थर्ड, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, उस मार्केट में ज़्यादा बायर्स हैं क्योंकि फ्यू ओलिगोपोलिस्ट हैं, लेकिन परचेस करने वाले जो बायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। देन देयर आर इंडस्ट्री यानी कार्टेल हैव नॉलेज अबाउट द मार्केट का डिमांड, यानी जब हम लोग देखते हैं 4-5 इंडस्ट्रीज आपस में मर्ज हो जाती हैं और वो कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू अ इंडस्ट्री, और उसमें हमने अपॉइंट कर दिया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो पूरे उन 4-5 फर्म्स को पूरा मॉनिटर और कंट्रोल करेगी। अब उसे मालूम है मार्केट का डिमांड कितना है, इसकी वजह से उनका एवरेज रेवेन्यू और डिमांड का उनका डिसाइड हो जाता है। तो मार्केट डिमांड इज़ कम्प्लीटली नोन टू अ इंडस्ट्री, उनको मालूम पड़ता है, और ये हम डायग्राम से भी सीखने वाले हैं बच्चों। तो इंडस्ट्री हो या कार्टेल हो, उनको पता रहता है मार्केट का डिमांड। नेक्स्ट है कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। अब ये तो कोई भी मार्केट हो, परफेक्ट कंपटीशन हो, मोनोपोली हो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो या ओलिगोपोली हो, कोई भी मार्केट होने दो बच्चों, कंडीशंस कभी भी बदलेंगे नहीं इक्विलिब्रियम की, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए हम एमआर और एमसी का अप्रोच ही लेते हैं, क्योंकि जहाँ पे एमआर और एमसी इक्वल होते हैं वहाँ प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। तो इसके लिए पहला कंडीशन जो रहता है वो ये कि एमआर मस्ट बी इक्वल टू एमसी, पहला कंडीशन तो ये एमआर मस्ट बी इक्वल टू एमसी। दूसरा है एमसी कर्व जो है
वो MR कर्व को कट करेगा लेकिन फ्रॉम बिलो, नीचे से, और उसके बाद बढ़ता जाएगा, हमेशा MC जो है वो इंक्रीजिंग रहेगा। तो MC कर्व कट द MR कर्व फ्रॉम बिलो, वो नीचे से कट करेगा। थर्ड, जो इंडस्ट्री का MR है, मार्जिनल रेवेन्यू, वही रहेगा इंडस्ट्री का मार्जिनल कॉस्ट। अब ये भी हम डायग्राम के थ्रू सीखेंगे, क्योंकि जो इंडस्ट्री का मार्जिनल कॉस्ट है, इस इंडस्ट्री के मार्जिनल कॉस्ट में जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ A और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ B दोनों ऐड होंगे, क्योंकि इंडस्ट्री का मार्जिनल कॉस्ट यानी समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट यानी सिग्मा MC। उसमें हम देखेंगे कि जो आपका A फर्म का जो कॉस्ट है और B फर्म का जो कॉस्ट है वो हॉरिजॉन्टली एडअप होगा, वो एडअप होगा, जो हम इधर दिखाएंगे। तो इंडस्ट्री का मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू इंडस्ट्री का मार्जिनल कॉस्ट। तो देखो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम बहुत आसान है बच्चों, चलो रिपीट करो मेरे साथ। पहला है MR मस्ट बी इक्वल टू MC। नंबर 2, MC कर्व जो है इट कट द MR कर्व फ्रॉम बिलो। थर्ड, इंडस्ट्री का MR विल बी इक्वल टू इंडस्ट्री का MC। ओके बच्चों। अच्छा, मेन लास्ट जो है बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वो रहता है फर्म्स जो है वो अपॉइंट करती है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी या अथॉरिटी या हम लोग कहें बोर्ड, जिसका मेन एम रहता है टू earn the more and more profit, maximum profit, which has the complete power to decide the output हो या प्राइस हो या नॉर्म्स ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग हो, इसके हाथ में पूरा पावर है जो हर एक मार्केट का डिसीजन वो ले लेते। ओके बच्चों, तो ये था आपका जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर सेंट्रलाइज्ड कार्टेल। अब ये हमने थियरी देखा बच्चों, अब लास्ट पार्ट है डी पार्ट, जो इस पूरे क्वेश्चन को पूरा क्लियरली आपको एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा विद द हेल्प ऑफ दीज ऑल अजम्पशन। आपने अजम्पशन में क्या पढ़ा, 2 फर्म्स हैं A और B, मैंने कहा ये इजी हो जाएगा। अब इन दोनों फर्म्स को डायग्राम में कन्वर्ट करना है, दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट, प्लस कॉस्ट का दोनों कम्स जो फर्म्स हैं उनके डिफरेंट हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, और इसकी वजह से जो मार्केट का डिमांड है वो इंडस्ट्री डिसाइड कर लेती है। तो इंडस्ट्री हो या कार्टेल हो, उनको कंप्लीट नॉलेज है कि मार्केट का कितना डिमांड होगा, यानी कितना एवरेज रेवेन्यू दे विल अर्न इट, ताकि क्वांटिटी और प्राइस को डिसाइड करना आसान हो। कैसे करेंगे बच्चों, डायग्राम से बहुत ईजी है। देन कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आपको याद हो गया, MR मस्ट बी इक्वल टू MC। MC का जो है वो MR को कट करेगा फ्रॉम बिलो, और इंडस्ट्री का MR इज इक्वल टू इंडस्ट्री का MC। और लास्ट में जो हमारा फर्म्स हैं जब कोल्यूट कर रहे हैं, एक सेंट्रलाइज्ड कार्टेल बना रहे हैं, परफेक्ट कार्टेल बना रहे हैं, तो वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या बोर्ड या एजेंसी को वो अपॉइंट करेंगे, ताकि उनके डिसीजन लेने का पूरा पावर उनको दे दिया जाए। ओके बच्चों, तो बढ़े हम डायग्राम की तरफ। तो चलो हम डायग्राम देखते हैं कि कैसे जो है वो इस सेंट्रलाइज्ड कार्टेल में आपकी जो फर्म्स हैं वो प्रॉफिट अर्न करती हैं। ओके बच्चों, क्योंकि उनका आपस में कोल्यूड होने के पीछे मेन मकसद यही है कि वो प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करें, क्योंकि इंडिविजुअली जब वो मार्केट में रिस्पॉन्ड करते हैं तो अननेसेसरी उनको डर रहता है कि उनके पास जो कस्टमर है ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, या कभी कभी उनका क्वालिटी डिफरेंट हो रहा है, कभी कभी ऐसा हो रहा है कि अगर वो प्राइस को रिड्यूस कर रहे हैं तो दूसरे भी रिड्यूस कर रहे हैं। तो मार्केट में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, मार्केट में बहुत सारे रिस्क है। उस रिस्क और अनसर्टेनिटी को उन्होंने क्या कर दिया बच्चों, रिड्यूस करने के लिए क्या कर दिया आपस में परफेक्ट कार्टेल। ओके बच्चों, तो चलो हम डायग्राम के थ्रू उसको बहुत इजीली सीखेंगे। अब ये डायग्राम आपको भी प्रैक्टिस करनी है बच्चों, और कैसे ड्रा करना है उसकी पूरी आइडिया भी आपको दे रहे हैं। यानी ये डायग्राम ऐसे हैं, 3 डायग्राम आपको दिखाने हैं, फर्म A, फर्म B, फर्म्स आपका जब फर्म A और B जब मिलते हैं तो बनता है कार्टेल, कार्टेल यानी इंडस्ट्री। तो चलो देखते हैं कैसे आपके डायग्राम जो है वो इस मार्केट में वर्क करते हैं। YOX पहला L, देन उसी लेवल पे सेकंड L,
सेकंड हमने लिया वाई ओ एक्स। अब इसी लेवल पे थर्ड पूरा का पूरा हमने ले लिया वाई ओ एक्स। अब देखो बच्चों, पहले ये 3L का फॉर्मेट बना लो, ओके। अब हमें मालूम है इस वाई पे हमेशा क्या होता है, आपका प्राइस, कॉस्ट और रेवेन्यू, ओके बच्चों, यहाँ पे दिखाई देता है। हाँ, और ये जो पूरा है इस पे मैं क्या कर रही हूँ, बीच में ही लिख रही हूँ आउटपुट, क्योंकि एक्स एक्सिस पे पूरा का पूरा आउटपुट है, यानी आपको अलग अलग आउटपुट 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 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक ही लिखा उस पर आउटपुट, ओके बच्चों। अच्छा, ये जो पहला है इसमें मैं दिखाऊंगी फर्म ए, ये फर्म ए है। जो दूसरा है उसमें हम पोजीशन डिस्कस करेंगे फर्म बी की, ओके। अगर ये दोनों अलग अलग बिजनेस कर रही हैं तो वो क्या हो गया, नॉन कोल्यूसिव। लेकिन यहाँ पे वो लोग परफेक्ट कार्टेल में यानी सेंट्रलाइज कार्टेल में अपने आप को ज्वाइन कर रहे हैं। इन दोनों ने डिसीजन लिया कि हम अपने रिसोर्सेज को कोल्यूट करेंगे, ओके। और जब रिसोर्सेज को कोल्यूट करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, कार्टेल। कार्टेल में ए इन फर्म और बी फर्म के रिसोर्सेज मैच हो रहे हैं यानी मिल रहे हैं, उसको हमने क्या कहा, इंडस्ट्री, ओके। अब ये हमें इस पोजीशन पे हमें मिला, ओके बच्चों। अच्छा, अब हम इसमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जब दोनों अपने रिसोर्सेज को कोल्यूट कर रहे हैं, आपस में निगोशिएट कर रहे हैं, तो उसको निगोशिएट करते समय दो फर्म्स है ए और बी, दोनों के प्रोडक्ट होमोजीनियस हैं। अब जो ये इंडस्ट्री है जहाँ पे उन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को अपॉइंट कर दिया, ओके बच्चों, उन्हें मालूम है कि मार्केट का जो एवरेज रेवेन्यू है, एवरेज रेवेन्यू यानी डिमांड, वो उन्हें पोजीशन पता है, ओके। उन्हें मालूम है कि मार्केट का एवरेज रेवेन्यू ओवरऑल डिमांड कितना आएगा। उस बेसिस पे दे न्यू इट कि उनका मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू कितना आएगा, ओके बच्चों। अब ये इंडस्ट्री ने डिसाइड कर दिया क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा पावर किसको दे दिया बच्चों, कार्टेल को, बराबर बच्चों। देखो ये फर्म ए, ये फर्म बी और ये इंडस्ट्री, ओके। अब यहाँ पे हमारा आएगा मार्जिनल कॉस्ट, लेकिन ये मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, क्योंकि एक फर्म ऐसी है जिसका कॉस्ट लो है, एक फर्म ऐसी है जिसका कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन इनके जो मार्जिनल कॉस्ट को जब हम हॉरिजेंटली एडअप करते हैं तो हमें क्या मिलता है, दैट इज़ मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो सपोज ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व हम MC कर्व ले रहे हैं, इस तरह से मार्जिनल कॉस्ट कर्व, जिसने MR को यहाँ कट किया, तो क्या मिला बच्चों, इक्विलिब्रियम, ओके। मार्जिनल कॉस्ट उन्हें पता चला, और ये मार्जिनल कॉस्ट कौन सी है बच्चों, ये है सिग्मा, सिग्मा यानी समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। ये सिग्मा मार्जिनल कॉस्ट में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ए फर्म और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बी फर्म दोनों ऐड होती हैं। यानी जब भी हम बात करते हैं कि सिग्मा MC, तो उसमें क्या आ जाता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ए फर्म और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बी फर्म दोनों ऐड होते हैं बच्चों, ओके। अब दोनों ने मिलके हमें क्या दिया, इक्विलिब्रियम। अब इस इक्विलिब्रियम पे मैंने एक वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर ले लिया। अब ये आउटपुट डिसाइड हो गया बच्चों, ओके। अब इस आउटपुट डिसाइड हो गया OQ। अब हमारे इंडस्ट्री को, हमारे कार्टेल को मालूम है कि ये OQ आउटपुट है, और ये OQ आउटपुट जो है ये फर्म A और B दोनों में डिस्ट्रीब्यूट एलोकेट किया जाएगा, ओके। कैसे किया जाएगा वो भी आप डायग्राम आपको अपने आप बता देगा, ओके बच्चों। अच्छा, पहले हमें डिसाइड करना है प्राइस, तो हमने क्या किया, इसको ऊपर हमने ड्रैग किया। अब यहाँ पे हमें मिल गया रेवेन्यू, क्योंकि ये एवरेज रेवेन्यू कर्व है। इस एवरेज रेवेन्यू कर्व को जब हम खींचते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, तो यहाँ पे हमें मिल गया प्राइस जो मार्केट से चार्ज की जाएगी, प्राइस हमें मिल गई, ओके। अब ये जो इक्विलिब्रियम हमें मिला, अब इस इक्विलिब्रियम की मदद से, इस प्राइस की मदद से हमें इस ए फर्म और बी फर्म के लिए भी प्राइस को फिक्स कर देना। अब यहाँ पे फर्म इंडस्ट्री ने डिसाइड कर दिया प्राइस P, तो सेम प्राइस जो है आपको क्या लेना है हाथ में बच्चों, स्केल लेना है, और वो स्केल लेके यहाँ से एक डॉटेड, देखो जैसे मैंने यहाँ पे, तो यहाँ मुझे एक पॉइंट मिला, फिर मैंने यहाँ से एक देखो डैश यहाँ से लिया,
फिर यहाँ पे मुझे एक पॉइंट मिला। ओके, जब फर्म ए है तो मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, मैं यहाँ ले रही हूँ प्राइस 1, फर्म ए के लिए प्राइस 1 और फर्म बी के लिए प्राइस 2, ये डिसाइड हो गई। ओके बच्चों, प्राइस डिसाइड हो गई, P1 फॉर फर्म ए, P2 फॉर फर्म ए। पहले स्केल लेके हमने डॉटेड से सेट कर लिया। अब ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, इससे इक्विलिब्रियम पे हमें पता चल रहा है मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट। तो ये जो मार्जिनल कॉस्ट है वो तो हमें मालूम है हर एक फर्म की अलग अलग है, जो हम ड्रॉ भी करने वाले हैं, लेकिन मेन है मार्जिनल रेवेन्यू। इसी मार्जिनल रेवेन्यू को हमें दोनों को डिवाइड करके देना है। तो सेम हमें क्या देखना है कि ये जो मार्जिनल रेवेन्यू है इसी लेवल पे फिर मैंने एक डॉटेड लाइन ले लिया। इसको भले आप डार्क में भी ले सकते हो बच्चों, मैंने सपोज डार्क में ले लिया। फिर आगे इन दो फर्म्स की तरफ जब मैं जा रही हूँ तो इसको मैंने इस तरह से डॉटेड में ले लिया। ये इक्विलिब्रियम है, पहले इनको मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने डायरेक्टली उसको दिखा दिया। ओके, ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन जो है वो हमें मिल गई। ओके बच्चों, अच्छा अब ये इक्विलिब्रियम की लाइन है जो यहाँ पे इस मार्केट यानी इंडस्ट्री के लिए तो डिसाइड हो गई। अब आते हैं हम पहले फर्म ए और फर्म बी। अब हमारे पास प्राइस ऑलरेडी फिक्स्ड है, इक्विलिब्रियम का मार्जिनल रेवेन्यू का लेवल भी हमने दोनों फर्म में डिसाइड कर लिया बच्चों, डिसाइड कर लिया। अब हम क्या देखते हैं, पहले तो एवरेज कॉस्ट कर्व। अब सपोज जो एवरेज कॉस्ट कर्व है इस मार्केट में हम देखते हैं कि ये एवरेज कॉस्ट कर्व है, AC कर्व। ये फर्म ए का है तो AC1 हमने ले लिया। और जो मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो सपोज मार्जिनल कॉस्ट जो है इस कर्व, इस फर्म ए में जो एक लोअर कॉस्ट है MC, मार्जिनल कॉस्ट कर्व 1 हमने डिसाइड किया। ओके, इस फर्म में हमने मार्जिनल कॉस्ट डिसाइड किया जो हमें इस तरह से दिखा। अब इस मार्जिनल कॉस्ट हम देख रहे हैं, देखो इसमें कॉस्ट कम है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगी है, कॉस्ट का लेवल इज़ लिमिटेड। हमने क्या कहा, फर्म ए जो है उसमें कॉस्ट कम है, चलो हमने ये अज्यूम किया। अब इसमें हमने एवरेज कॉस्ट कर्व लिया, मार्जिनल कॉस्ट कर्व लिया, लेकिन आप देख रहे हो ये रेवेन्यू आपका इधर आ रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम का रेवेन्यू हमें जो बच्चों मिल रहा है ये इक्विलिब्रियम का रेवेन्यू है। इस इक्विलिब्रियम के रेवेन्यू से आपका क्वांटिटी फिक्स होगा। ये Q1 इसी को ड्रैग करो ऊपर। ओके, ये Q1 इसी को मैं डार्क कर रही हूँ, ये Q1 हमारा डिसाइड हो गया। अब ये डिसाइड होने से देखो ये आपका प्राइस आ गया, यहाँ पे प्राइस आ गया तो ये रेवेन्यू भी है PR1, और ये जो पूरा एरिया है कॉस्ट का एरिया, सपोज मैं दे रही हूँ S1 और T1, S1 और T1, ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है ना बच्चों, ये है पूरा प्रॉफिट ऑफ द फर्म ए। क्योंकि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बच्चों, इसमें हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है जो हमें दिखाई दे रहा है इट इज़ स्लोपिंग अपवर्ड, और एवरेज कॉस्ट भी हम देख रहे हैं, लेकिन इसका जो कॉस्ट लेवल है वो रिड्यूस है, कम है, लेकिन इनका जो प्रॉफिट लेवल है क्योंकि क्वांटिटी इतना ही उनको दिया गया, दैट इज़ कोटा इज़ OQ1, इसमें कोटा हमने OQ1 दिया। अब यहाँ पे आपके फर्म ए जो है, फर्म ए का जो प्रॉफिट है वो कितना आया, फर्म ए का वो प्रॉफिट आया P1 S1 T1 R1, ये हमें पूरा प्रॉफिट इनका मिला। ओके बच्चों, अब बढ़ते हैं हम पोजीशन यहाँ पे, दैट इज़ फर्म बी की पोजीशन देखते हैं। अब यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट हम देख रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा है, एवरेज कॉस्ट 2 यहाँ पे हमें दिखाई दिया। ओके बच्चों, अब यहाँ पे हमें मार्जिनल कॉस्ट भी देखना है, वो मार्जिनल कॉस्ट भी नीचे से, मार्जिनल कॉस्ट है स्लोपिंग अपवर्ड, ये मार्जिनल कॉस्ट 2 MC2। अब MC कर्व ने इस मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को जहाँ पे भी टच किया, यहाँ से जहाँ टच किया आप यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रैग कर दो तो क्वांटिटी डिसाइड हो गई, दैट इज Q2। अब इसको भी आप ऊपर ले लो, ये आपका दूसरा लाइन यानी डार्क लाइन मैंने ले लिया। ओके बच्चों, अच्छा ये था डार्क लाइन जहाँ पे हमने क्या डिसाइड कर दिया, ये है R2। ओके, अब यहाँ से ही कॉस्ट है तो मैं यहाँ से ड्रैग करूँगी तो ये हमारा है S2 और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा T2, और ये जो एरिया है पूरा ये है प्रॉफिट ऑफ बी फर्म,
यहाँ लिखते हैं इसको पूरा क्लियरली, प्रॉफिट ऑफ ए फर्म, फर्म ए। ओके बच्चों, और ये है प्रॉफिट ऑफ बी फर्म, प्रॉफिट ऑफ फर्म बी, ये भी हमने कर दिया। ओके अच्छा, प्रॉफिट ऑफ फर्म बी का कितना आया? प्रॉफिट हम बात करें तो प्रॉफिट ऑफ फर्म बी कितना मिला बच्चों? वो है P2 S2 T2 R2, इसको भी R2 लगा दो, तो P2 S2 T2 और R2, ये हमें इस फर्म का प्रॉफिट मिला। ओके बच्चों, तो देखो दोनों को अलग अलग उनको प्रॉफिट भी शेयरिंग करके दे दिया, लेकिन ये कोटा आप देख रहे हो OQ1 और OQ2, ये जो कोटा है ये दोनों जब मिलेगा, यानी आपके इंडस्ट्री का आप कोटा कितना देख रहे हो? इंडस्ट्री में आपका आ रहा है OQ, बराबर बच्चों, इंडस्ट्री में है OQ, लेकिन वो OQ कौन बनाएगा? फर्म ए बनाएगी Q1, फर्म बी बनाएगी आपका पहले OQ1 और फर्म बी बनाएगी OQ2। जब ये दोनों आपका मिलेगा तो बनेगा OQ क्वांटिटी, यानी OQ प्लस OQ2 दोनों मिलेगा तो ये आपका क्वांटिटी जो था, जो इंडस्ट्री ने डिसाइड किया, दोनों फर्म्स को डिवाइड करके दिया, उनको बांट के दे दिया। भाई ये लो आप करो। अब सिर्फ जब आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो बच्चों, तो थोड़ा क्या ध्यान देना है कि इसमें जो आपका मार्जिनल कॉस्ट का होगा वो थोड़ा लेफ्ट में यानी कम की तरफ दिखाई देगा, जो लोअर कॉस्ट आपका दिखाई देगा। लेकिन जो बी फर्म है इसमें जो कॉस्ट होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा। AC को हमें थोड़ा फ्लैटर दिखाना है, थोड़ा आगे जाना है, तो यू विल सी दैट। हाँ, इक्विलिब्रियम कहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों? इक्विलिब्रियम जैसे अभी ये पॉइंट हमें दिखाई दिया, ये है E2 इक्विलिब्रियम और ये है E1 इक्विलिब्रियम। ये कहाँ से मिला? जो ये मार्जिनल रेवेन्यू, ये फर्म इंडस्ट्री जो बनी, इसके मार्जिनल रेवेन्यू से पूरे इंडस्ट्री ने डिसाइड किया कि फर्म ए और फर्म बी का इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे अचीव करना, वो हमें मिला। फिर इंडिविजुअल फर्म का कॉस्ट कर्व तो हमें पता ही है, फिर वो कॉस्ट कर्व से डिसाइड करते हैं कि हर फर्म को कितना कोटा, कितनी क्वांटिटी, कितना आउटपुट हम प्रोड्यूस करने को देंगे। तो उन्होंने फर्म ए को OQ1 दे दिया, भाई आप इतना प्रोड्यूस करो। अब फर्म बी को आपने OQ2 दे दिया, ये इतना प्रोड्यूस करेगा। अब इसका फर्म प्रॉफिट इतना है, ए फर्म का, बी का इतना है, लेकिन इंडस्ट्री क्या करेगी? दोनों प्रॉफिट को ज्वाइन कर देगी। फिर वो जैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो नॉर्म्स उनके बीच में डिसाइड हुए हैं एज पर द एग्रीमेंट, वैसे प्रॉफिट का शेयरिंग दोनों को दिया जाएगा। ये फायदा होता है जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर कोलिजिव ओलिगोपोली। ओके बच्चों, मेन है आपका डायग्राम, क्योंकि अगर आपने डायग्राम सही निकाला ना बच्चों, मतलब आपका पूरा एक्सप्लेनेशन विल बी कंसिडर्ड एज अ राइट। क्योंकि हमेशा एक इकोनॉमिक्स का जो पेपर जो असेस करता है, उसके माइंड में डायग्राम में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है फ्रॉम आवर स्टूडेंट कि डायग्राम तो क्लियर होना चाहिए। अजम्पशन आपने एक दो कम भी लिखा चलेगा, डेफिनेशन आगे पीछे किया तो चलेगा, डायग्राम मस्ट बी प्रॉपरली आप ड्रॉ करो और लेबलिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए। ये सब दिखा दिया, उसके बाद तो इजीली आप बता सकते हो कि जो आपके तीनों आपके इस डायग्राम्स में हम क्या देख रहे हैं। ए फर्म है, इस ए फर्म जो है वो आउटपुट कितना प्रोड्यूस कर रहा है? OQ1। इसने कितनी प्राइस डिसाइड की? P1। लेकिन किसने डिसाइड किया? इंडस्ट्री ने डिसाइड किया। पहले इंडस्ट्री को पता है उसका कितना एवरेज रेवेन्यू है, कितना डिमांड है, उसे मालूम है कितना वी विल अर्न इट बाय सेलिंग द आउटपुट इन द मार्केट, तो मार्जिनल रेवेन्यू भी है। अब मार्जिनल कॉस्ट जो हमने ड्रॉ किया वो सिग्मा यानी समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट है, जिसमें आपका फर्म ए और फर्म बी की जो मार्जिनल कॉस्ट है, देखो ये और ये मार्जिनल कॉस्ट, ये दोनों ऐड हैं, दोनों को हॉरिजॉन्टली हमने ऐड किया है, तब ये कॉस्ट मिला है। इसने जब कट किया तो हमें इस तरह की पोजीशन एंजॉय करने को मिले कि कितना आपका मार्केट में से मार्जिनल रेवेन्यू हमें मिलेगा, और मार्जिनल कॉस्ट को हमने क्या किया? कंबाइन। तभी हमने कहा था कि इंडस्ट्री का मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू इंडस्ट्री का मार्जिनल कॉस्ट, कंडीशन कहा था बच्चों। और मेन कार्टेल के पीछे हमारा मकसद क्या है?
प्रॉफिट को मैक्सिमम अर्न करना, क्योंकि आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा और वो आउटपुट दोनों फर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एलोकेट करना है कि हर फर्म कितना आपका आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। लेकिन दोनों फर्म्स का जो कॉस्ट वो डिफरेंट है, एक का कॉस्ट कम है, एक का ज़्यादा है, वॉटेवर में भी, लेकिन उनको कोटा जो है उस तरह से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करके दिया है। फिर जो भी प्रॉफिट उनका रहेगा इट विल बी गिवन टू द कार्टेल, हम कार्टेल को दे देंगे, फिर कार्टेल विल टेक द डिसीजन, क्योंकि पूरे के पूरा डिसीजन पावर हमने किसको दे दिया बच्चों, कार्टेल को दे दिया। तो यही सब चीज़ें हम इस ओलिगोपोली मार्केट में देखते हैं, जो हमने ओलिगोपोली के डेफिनेशन में भी देखा कि ओलिगोपोली एक ऐसा बेस्ट मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पे फ्यू फर्म्स, लेकिन वेरी पावरफुल फ्यू फर्म्स, दे विल ट्राई टू सेल आइदर होमोजीनियस प्रोडक्ट या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। अगर होमोजीनियस प्रोडक्ट है तो परफेक्ट उनका मोनोपोली रहता, ओलिगोपोली रहता है, लेकिन अगर डिफरेंशिएटेड कार्टेल है यानी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है तो उस ओलिगोपोली को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली या इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। ओके बच्चों, तो हमने इस डायग्राम के थ्रू जैसे जैसे मैंने ड्रॉ किया, आप भी वैसे वैसे डायग्राम ड्रॉ करके देखना। डायग्राम सही है तो एक्सप्लेनेशन लिखना तो बहुत आसान है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमने क्या दिखाया बच्चों, आउटपुट, वाई एक्सिस पे क्या दिखाया है, प्राइस, कॉस्ट एंड रेवेन्यू। फर्म ए एंड फर्म बी टुगेदर मेक अ वन कार्टेल या इंडस्ट्री इन द मार्केट। Then in cartel we observe कि average revenue and the demand curve, which already cartel or industry estimated, and MC curve जो है that is sigma MC curve intersect the MR curve at point E where we get the equilibrium for industry, जहाँ हमें industry का equilibrium मिल रहा है। From that we will decide the output OQ is divided among the firm A and among firm B, that is OQ1 will be produced by firm A and OQ2 will be produced by firm B. Now firm A is earning the profit P1, S1, T1, R1 and firm B is earning the profit P2, S2, T2, R2. Both the profits will be shared with the cartel, हम cartel को दे देंगे, they will take the decision how to distribute the profit among both the firms. Clear बच्चों? तो ये है अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा यूनिवर्सिटी में हर कॉलेज बच्चों से एक्सपेक्ट करता है कि क्या है इस तरह का सेंट्रलाइज कार्टेल, क्या होता है, या शॉर्ट नोट लिखो, जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वो भी अंडर कोल्यूसिव मोनोपोली। ओके बच्चों, सो आई होप सो कि ये टॉपिक आपको ईजिली समझ में भी आया होगा और मज़ा भी आया होगा, लेकिन असली मज़ा तब है जब ये डायग्राम आप भी मेरे साथ ड्रॉ करोगे। ओके बच्चों, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो you can share with your maximum friends, and if you want my the handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.